हाय डियर स्टूडेंट, देखिए क्लास 10 साइंस में लेसन 2 केवल एनसीईआरटी आप लोग के लिए है। कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी के प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे इसी प्रकार। देखिए पहला प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव हो। दूसरा, चाकू से आसानी से काटी जा सकती हो। तीसरा, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक हो। और चौथा है ऊष्मा का कुचालक हो। देखिए पहला का हम लोग जवाब पाते हैं कि पहले का कमरे के ताप पर द्रव जो होता है पारा होता है, जिसको हम एच जी के नाम से जानते हैं। किससे? एच जी इस तरह से, ठीक है। एच जी को हम पारा कहते हैं जो थर्मामीटर में भरा जाता है। सोडियम दूसरे का चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, जो ये सोडियम है जिसका ये सूत्र है एन ए आसानी से इसको हम काट सकते हैं। और मिट्टी के तेल में इसको रखते हैं। और जान लीजिए कब पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि मिट्टी के तेल में किस धातु को रखते हैं, तो सोडियम को रखते हैं। यह थोड़ी सी भी सीलन पाने पर या पानी की नमी पाने पर यह जलने लगती है। यह पानी में बहुत तेज जलता है। अगला है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक। सबसे अच्छी ऊष्मा की चालक जिसका सूत्र एजी है, आप सभी लोग जानते होंगे। क्या है? एजी। ऊष्मा की कुचालक शीशा क्या है? ऊष्मा की कुचालक है, धातुओं से है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ बता रहा कि स्टेनिट ऊष्मा की सर्वाधिक कुचालक है। इसकी कुचालकता कुछ धातुओं जैसे ग्रेफाइट से भी कम है। मतलब इसमें ऊष्मा का या धारा का प्रवाह एकदम नहीं हो पाएगा और हीट करने पर भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघात वर्ध मतलब देखिए क्या है, जिन धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है उन्हें आघात वर्ध कहते हैं। मतलब जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, या और भी जैसे सिल्वर कह सकते हैं, सोना कह सकते हैं। इनको हम पीट पीट कर क्या करते हैं, बहुत पतला करके धातुओं से काम लेते हैं, आभूषण बनाते हैं, तार खींचते हैं। इस तरह से इसको हम आघात वर्धता कहते हैं। तन्यता जिन धातुओं से तार खींचे जा सकते हैं उन्हें तन्य कहते हैं। जैसे लोहा हुआ, चांदी का भी तार बना सकते हैं और इसका कापर का भी बनता है, ठीक है। इस तरह से इन धातुओं से हम तन्यता मतलब जिसे तार खींचा जा सकता है, जिससे तार बनाया जा सकता है उसे हम तन्यता कहते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? देखिए हम अभी बात ऊपर कर रहे थे, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। कहता सोडियम अत्यंत अभिक्रियाशील है। यह सामान्य ताप पर भी नमी तथा ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, किंतु यह केरोसिन के साथ न तो कोई अभिक्रिया करती है और न ही इसमें घुलती है। अतः सोडियम को वायु और नमी से बचाने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। मतलब बाहर भी नहीं कि थोड़ा सा तेल है तो उसमें रख दो, ऊपर एकदम पूरा डूबा होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। नहीं तो ये क्या करेगा, थोड़ी भी नमी पाएगा तो अभिक्रिया से, अगर जैसे हाथ धो कर के अब पोछे नहीं है उसको छू दिए, नमी हाथ में है तो हाथ में भी वो लगेगा कि जलना उष्मा देने लगेगा, हाथ में लगेगा कि आग जलने वाली है। इसलिए उसको हम ऐसी जगहों पर नहीं रखते हैं जहाँ पर आग लग जाए या नमी थोड़ी भी हो, ठीक है। जेबा में और कहीं पॉकेट वॉकेट में नहीं रखते हैं इसको, सीधे मिट्टी के तेल में जो है प्रयोग करना है करें, फिर इसके बाद हटा दें। देखिए अगला प्रश्न है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। भाप के साथ आयरन और दूसरा जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। भाप का मतलब समझते हैं ये H2O ही होगा। और आयरन का मतलब लोहा, तो 3Fe + 4H2O = बनेगा Fe3O4 + 4H2O। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 लग गया, और आयरन 3 है तो यहाँ Fe3 बन गया। तो Fe3O4 यहाँ बचा केवल हाइड्रोजन 4H2O, तो इसको हम बाहर कर दें, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। दूसरा कैल्शियम के साथ कैल्शियम + 2H2O, तो यह बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड + H2O। उसी तरह से Ca और इसकी OH इसमें से ले लेंगे तो OH ट्वाइस कर देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग चुका है, 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है तो यहाँ पर हम बाहर कर देंगे, ठीक है। फिर समझिए कैल्शियम
और प्लस 2H2O इजकल टू CuOH ट्वाइस प्लस H2O। तो कैल्शियम और OH इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो OH का मतलब एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के OH ट्वाइस होगा। तो दो ऑक्सीजन निकल लग गया और दो हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो इस तरह से यह H2 निकलेगा। इसी तरह पोटेशियम के साथ अब क्रिया कराएंगे 2 के, यह 2 संयोजी है, 1 संयोजी है, ठीक है। 2H2O देखिए यहाँ 2 संयोजी होने का मतलब इसको ट्वाइस चाह रहा है, 1 संयोजी होने का मतलब कि यहाँ पर केवल कि एक हाइड्रोजन संरचना लगेगी। तो 2QH प्लस H2O बनेगा, प्लस उष्मा निकलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि A B C एवं D 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला जाता है। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से निम्न सारणीबद्ध कीजिए। सारणीबद्ध कीजिए का मतलब देखिए, सारणीबद्ध ये प्रश्न है कि आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर। देखिए दो का मतलब कि द्विसंयोजी है, दो लिखा है यहाँ पर, आयरन 2 का कॉपर 2, तो यह द्विसंयोजी है। देखिए क्या करता है, कोई अभिक्रिया नहीं, मतलब किसमें पूछा है कि नमूनों को लेकर विलयन में डाला जाता है, ठीक। तो परिणाम क्या होता है, विलयन में डाला जाता है, तो विलयन में जब कोई अभिक्रिया नहीं होगी, विस्थापन, और कॉपर का विस्थापन होगा, जिंक का कोई अभिक्रिया नहीं, और सिल्वर में भी कोई अभिक्रिया नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। अगर अगला देखें बी वाला जो है विस्थापन देगा, बस खाली नाम दिया गया है, आयरन विलयन के साथ विस्थापन होगा और यह कोई रिस्पांस नहीं, और जिंक सल्फेट कोई अभिक्रिया नहीं होगी और ये भी रिस्पांस कोई नहीं देगा। और अगला है कोई अभिक्रिया नहीं विलयन, ठीक है। तो इस तरह से ये अभी है, कोई अभिक्रिया नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग जाने। इसी सारणी का उपयोग कर ABCD धातुओं के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह NCERT प्रश्न है, तो NCERT जैसे पूछ भी रहा है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। फिर अगला धातु को B को कॉपर सेकेंड सल्फर विलयन में डालना तो क्या होगा। अगला है ABCD धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये जो है आयरन, कॉपर, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, इनकी हम अभिक्रिया बात करें तो यह पहला प्रश्न का जवाब होगा कि धातु B सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। जो B का मतलब जो है कॉपर सेकेंड, यह ज़्यादा अभिक्रियाशील है। और दूसरे का जवाब होगा विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी, जिसमें पूछ रहा है कि कॉपर सेकेंड सल्फर विलयन के साथ डालकर क्या होगा, तो कॉपर Cu दूसरे के साथ जाकर जुड़ जाएगा। और इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम नोट कर लीजिए, B A फिर C फिर लास्ट में D होगा। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 6 की अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। देखिए तनु HCl की अभिक्रियाशील धातु में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। इसका समीकरण भी देखिए, समीकरण तो यहाँ नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन गैस निकलती है, किसके साथ कह रहा है, कहता है अभिक्रियाशील तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर धातु की बात कर रहा। कोई भी धातु, अभी ऊपर अभिक्रिया पढ़े हैं, यहाँ पर था देखिए, यह जो अभिक्रिया है यह धातु के साथ अभिक्रिया करता, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो उसी तरह बात यहाँ भी कि हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकलेगी। अगला है दूसरे की बात करें कि कह रहा है कि H2SO4 आयरन के साथ H2SO4 के रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी। तो देखिए Fe के साथ H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो AQ मीडियम जो है FeSO4 प्लस H2 गैस, H2O क्या है, H2 गैस निकलेगी G ना। तो इस तरह से यह भी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही है, आयरन के साथ अभिक्रिया करेगी तो H2 यहाँ से हट जाएगा, इसकी जगह पर Fe लग जाएगा, तो FeSO4 हो जाएगा प्लस H2, ठीक है।
देखिए अगला प्रश्न, जिंक को आयरन सल्फेट सेकेंड सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो जिंक आयरन सेकेंड सल्फेट विलयन में डालने पर विस्थापन अभिक्रिया था Zn प्लस FeSO4 इजकल टू ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, तो यह भी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही है। ठीक है, जितने धातुएं हैं सल्फेट के साथ अभिक्रिया सभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती हैं। और अगला प्रश्न हम लोग अब अगले दिन नोट करेंगे, जानेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको तैयार करें आप लोग क्लास 10 मैथ में यूपी बोर्ड के लिए। धन्यवाद।